सगी बेटी वर्सेस सौतेली बेटी का घास और ब्रांडेड दहेज का सामान। जहां दिव्या एसी में बैठे शीशे के आगे अपना मेकअप कर रही होती है, वहीं बेचारी सुमन गर्मी में पसीने में भीगी घर का सारा काम कर रही होती है। तभी जब सुमन झाड़ू मारने के लिए दिव्या के कमरे में आती है तो ये देखकर दिव्या गुस्से में अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहती है, मम्मी मम्मी कहाँ हो आप? दिव्या की बात सुनकर उर्मिला फटाफट से उसके कमरे में आती है और कहती है, अरे क्या बात है मेरी बच्ची, तू क्यों ऐसे चिल्ला रही है? मम्मी ये देखिए, मैं यहाँ अपने कमरे में बैठकर अपना मेकअप कर रही हूँ और ये महारानी है कि मेरे कमरे में घुसकर झाड़ू मार रही है ताकि मेरा धूल मिट्टी की वजह से सारा मेकअप खराब हो जाए। क्यों री मनहूस, तुझसे मेरी बेटी की खूबसूरती देखी नहीं जाती है क्या? अरे एक तो पहले अपनी माँ को खा गई, अब क्या मेरी बेटी की जान लेगी? चल निकल यहाँ से। आपने बिल्कुल सही कहा मम्मी, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर को हाथ में लेकर रोते हुए कहती है, माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपको पता है इस घर में मुझसे कोई प्यार नहीं करता है सिवाय पिताजी के, इसलिए अगर आज आप यहाँ होती तो मुझे ये सब सहना नहीं पड़ता। सुमन की माँ उसे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और अपनी बच्ची के पालन पोषण की वजह से विनोद को उर्मिला से दूसरी शादी करनी पड़ती है। लेकिन उर्मिला शुरू से ही सुमन को बिल्कुल पसंद नहीं किया करती थी और जब कुछ महीने बाद उर्मिला अपनी खुद की बच्ची को जन्म देती है तो उसका सौतेलापन सुमन के प्रति और भी ज्यादा बढ़ जाता है और तब से आज तक सुमन बस अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों को ही सहती आ रही है और ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। तभी एक दिन दिव्या सुमन को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे सुमन कहाँ मर गई? मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? क्या बात है दिव्या, तुम्हें मुझसे कोई काम है? हाँ बिल्कुल, ये लो नेल पेंट और इसे मेरे पैरों पर लगा दो क्योंकि आज मेरी ड्रेस कुछ ज्यादा ही टाइट है तो मैं नीचे झुक नहीं पा रही हूँ। इतना सुनकर सुमन जैसे ही दिव्या के पैरों पर नेल पेंट लगा रही होती है तभी दिव्या के बार बार हिलने की वजह से नेल पेंट थोड़ी सी फैल जाती है, जिसकी वजह से दिव्या चिल्लाते हुए अपनी माँ से कहती है, ओह माय गॉड मम्मी देखिए, इस मनहूस ने मेरी पूरी नेल पेंट खराब कर दी, मुझे अभी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना था। अपनी बेटी के इतना कहते ही उर्मिला सुमन के बाल खींचते हुए कहती है, क्यों री, तुझसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता है क्या? बस यहाँ बैठे बैठे मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रही है। तभी सुमन दर्द से चिल्लाते हुए कहती है, माँ छोड़े मेरे बालों को, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सुमन के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका पिता मोहन वहाँ पर आता है और अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए कहता है, अरे कैसी माँ हो तुम, छोड़ो मेरी बेटी को, तुम्हें इस पर जरा भी तरस नहीं आता है? अरे तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम माँ के नाम पर एक कलंक निकलोगी। अरे हाँ, तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ इस घर में खुश हूँ? अरे तुम तो शुक्र करो जो तुम्हारी बेटी होते हुए भी मैंने तुमसे शादी की थी, लेकिन देखना मैं अपनी बेटी की शादी इतने बड़े घर में करूँगी और उसको इतना दहेज दूंगी कि उसको उसके ससुराल में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। उर्मिला की ये बात सुनकर विनोद को भी सुमन की शादी की चिंता होने लगती है और वो आँखों में आंसू लिए अपनी बेटी से कहता है, बेटी अब तू कब तक इन लोगों के जुल्म सहेगी? इससे अच्छा होगा कि तू भी शादी करके अपने ससुराल चली जा। जैसी आपकी मर्जी पिताजी। और इस तरह विनोद अनुज नाम के एक साधारण लड़के के साथ अपनी बेटी सुमन का रिश्ता पक्का कर देता है और वहीं उर्मिला अपनी बेटी दिव्या की शादी एक बड़े से घर में तय कर देती है और अगले दिन से ही अपनी बेटी की शादी का दहेज इकट्ठा करने लगती है। अरे दिव्या बेटी, ये फर्नीचर का सामान तुझे कैसा लग रहा है? मैंने इसे खास ऑर्डर देकर बनवाया है। ओहो मम्मी, ये आपने कैसे पुराने मॉडल के डिजाइन बनवाए हैं? मुझे तो आजकल के ब्रांडेड डिजाइनर फर्नीचर चाहिए, तो आप प्लीज मेरे लिए कुछ वैसे ही मंगवा दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए वैसे ही डिजाइनर फर्नीचर का सामान मंगवा दूंगी। उर्मिला इतना कह ही रही होती है कि तभी विनोद उससे कहता है, अरे उर्मिला, मैंने जो तुम्हें कुछ साल पहले अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करके दिए थे, वो पैसे मुझे दे दो। विनोद की बात सुनकर उर्मिला मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ लगता है उम्र के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी चली गई है, इसलिए तुम ऐसी भैकी बातें कर रही हो। अरे कौन से पैसे और कब दिए तुमने मुझे पैसे? इसलिए मेरा दिमाग खराब करना बंद करो, क्योंकि मुझे अभी अपनी बेटी की शादी का दहेज इकट्ठा करना है। और इस तरह उर्मिला शादी के एंड वक्त पर विनोद को पैसे देने से मना कर देती है,
जिसकी वजह से विनोद काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए वो अपने मालिक से कुछ पैसे उधार मांगने के लिए जाता है। मालिक, मुझे कुछ पैसे चाहिए। 2 दिन बाद ही मेरी बेटी की शादी है और मुझे उसकी शादी के लिए दहेज इकट्ठा करना है। तो अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे दहेज का सामान क्या 5 रुपए में आता है जो मैं तुझे दे दूं? अरे 1-2 लाख रुपए लग जाते हैं दहेज का सामान खरीदते खरीदते, और इतने पैसे तूने कभी देखे भी हैं अपनी जिंदगी में? इसलिए अब चल जा यहाँ से और चुपचाप जाकर बगीचे की सारी घासें काट दे, काफी बड़ी हो गई है। अपने मालिक की बात सुनकर विनोद निराश हो जाता है और चुपचाप जाकर बगीचे में घास काटने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उन घासों को ले जाकर अपनी पहली पत्नी के पुराने दहेज के सामान को उस घास की मदद से बिल्कुल सुंदर बना देता है, जिसके बाद वो सारा सामान बिल्कुल नई तरह की लगने लगता है। तभी शादी वाले दिन जहाँ एक तरफ दिव्या का ब्रांडेड डिजाइनर दहेज का सामान लदा होता है, वहीं दूसरी तरफ सुमन का घास से बनाया हुआ दहेज रखा हुआ था। और ऐसी ही विदाई के समय जब उर्मिला अपनी बेटी दिव्या के गले लगकर रो रही होती है, मेरी बच्ची, तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा? मैं तेरे बिना कैसे रह पाऊंगी? तभी दिव्या अपनी माँ को दूर झटकते हुए कहती है, ओहो मम्मी, दूर हटिए मुझसे, आप तो मेरा पूरा एक्सपेंसिव मेकअप खराब कर दोगी, दूर रहकर बात कीजिए मुझसे। दिव्या सबके सामने अपनी माँ से इस तरह से बात करती है, जिसकी वजह से उर्मिला को बहुत बुरा लगता है। और उस दिन उसे समझ आता है कि जिस बेटी को वो दिन रात ताने मारा करती थी, उस बेटी ने आज तक उसके सामने उफ तक नहीं किया था, और जिस बेटी की खुशियों के खातिर उसने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज वो बेटी सबके सामने उसी की बेइज्जती कर रही है। उसी समय सुमन कहती है, माँ, कम से कम आज तो मुझे अपने गले से लगा लीजिए, जाते जाते ही सही, कम से कम मुझे भी अपनी माँ का प्यार मिल जाएगा। सुमन की ये बात सुनकर उर्मिला उसे सीने से लगा लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने आज तक तेरे साथ कितना बुरा किया, लेकिन तूने हमेशा मुझे कितनी इज्जत दी है, पर मैं तेरे इस प्यार को नहीं समझ पाई। पर आज मुझे समझ आ रहा है कि प्यार से बड़ा इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता है, फिर चाहे वो सौतेला हो या अपना। और इस तरह उर्मिला सुमन को अपने गले से लगाकर खुशी खुशी उसकी विदाई करती है। और ये सब होता देख दिव्या को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी अपनी माँ से माफी मांगती है। और फिर उर्मिला और विनोद मिलकर अपनी दोनों बेटियों की खुशी खुशी विदाई करती हैं। गरीब बेटी की शादी में बोरे का लहंगा। सुनैना अपने माता पिता के साथ हिमाचल के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। उसका परिवार बहुत ही गरीब था, इसलिए उसके पिता गजोधर कूड़ा चुनने का काम किया करते थे और वहीं उसकी माँ शांति लोगों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। लेकिन उससे भी उनके घर का ज्यादा कुछ गुजारा नहीं हो पाता था। और अब तो सुनैना भी शादी के लायक हो गई थी, जिस वजह से गजोधर और शांति हमेशा उसकी शादी को लेकर परेशान रहा करते थे। सुनिए जी, सुनैना अब शादी के लायक हो गई है, इसलिए हमें अब अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो शांति, लेकिन भला हम अपनी बेटी की शादी कैसे कर पाएंगे? हम लोग तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं, और आजकल तो लोग शादियों में इतना दान दहेज मांगते हैं, तो वो सब भला हम कहाँ से ला कर देंगे? कह तो आप सही रही हो जी, लेकिन हमें कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही होगा ना। तो फिर ठीक है, मैं सुनैना के लिए लड़के देखना शुरू कर देता हूँ। हाँ, और तब तक मैं सुनैना को भी कुछ काम दिलवा देती हूँ, इससे उसकी शादी का लहंगा खरीदने में आसानी होगी। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। ऐसे ही अगले दिन शांति सुनैना को भी एक घर में खाना बनाने के काम पर लगवा देती है, और फिर सुनैना भी अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करना शुरू कर देती है। और देखते ही देखते ठंड का मौसम आ जाता है और जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। और इसी बीच एक दिन गजोधर शांति से कहता है, शांति, मैंने अपनी सुनैना के लिए एक लड़का देखा है। उसकी खुद की किराने की दुकान है और अच्छा खासा पैसे कमा लेता है। वो हमारी बेटी को भी बहुत खुश रखेगा। ये सब तो ठीक है जी, लेकिन लड़का है कौन? अरे मेरा दोस्त बिरजू है ना, उसी के बड़े भाई का बेटा है अजय। बहुत ही अच्छा परिवार है। लेकिन आपने उन सबको बता दिया है ना कि हम लोग बहुत गरीब हैं और हम उन्हें दान दहेज नहीं दे पाएंगे।
अरे हाँ शांति, मैंने सारी बात कर ली है। उन्हें बस हमारी बेटी चाहिए, वो भी सिर्फ एक जोड़े में और कुछ नहीं। ठीक है जी, लेकिन आपको तो हमारी स्थिति का पता ही है ना। और इस समय तो इतनी ठंड हो रही है कि अगर हमने सुनैना को कोई गर्म कपड़े नहीं दिए ना तो ना जाने उसके ससुराल में सब क्या कहेंगे। इसलिए अगर ये शादी गर्मियों में हो जाती तो। ठीक है शांति, मैं एक बार बिरजू से इस बारे में बात करके देखता हूँ। इतना कहकर गजोधर अगले दिन ही बिरजू के पास जाता है और उससे कहता है, बिरजू, तुझे तो अपने दोस्त के हालात पता ही है ना, और अगर हम इतनी ठंड में शादी करेंगे तो मैं अपनी बेटी को गर्म कपड़े कहाँ से ला कर दूंगा। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर हम ये शादी गर्मियों में कर लेते तो। देख गजोधर, मैं तेरी बात समझ सकता हूँ, लेकिन तुझे तो पता है ना कि कितनी मुश्किल से तुझे ये रिश्ता मिला है, और अगर तू अपनी बात से ऐसे ही पीछे हट गया तो इससे तेरी बेटी की शादी में कोई दिक्कत ना आ जाए। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे तैसे करके इसी महीने में अपनी बेटी की शादी कर दे, बाकी का बाद में देखा जाएगा। तू सही कह रहा है बिरजू, मैं इसी महीने में अपनी बेटी की शादी करूँगा। इतना कहकर गजोधर वापस अपने घर आ जाता है और शांति को सारी बात बताता है। कोई बात नहीं जी, मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, शादी में थोड़े काम आएंगे। हाँ शांति, मैंने भी कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, मैं अभी निकाल कर लाता हूँ। इतना बोलकर शांति और गजोधर दोनों ही अपने पैसे निकाल कर जोड़ते हैं और कहते हैं, अरे ये तो सिर्फ 10,000 रुपए ही हैं। अब भला इतने में शादी की सजावट और मेहमानों की खातिरदारी कैसे हो पाएगी। उसी समय सुनैना वहाँ पर आती है और कहती है, माँ, पिताजी, मुझे पता है आप लोग मेरी शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, इसलिए मैंने भी कुछ पैसे जमा किए हैं। ये लीजिए पिताजी, शायद इससे आपकी कुछ मदद हो जाए। अरे इसे मिलाकर तो पूरे 20,000 रुपए हो गए हैं। अब हम मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सुनैना बेटी, तू अपनी शादी में क्या पहनेगी? हमारे पास तो तेरी शादी का जोड़ा खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचे। लेकिन बेटी, तू ऐसा कर, मेरे संदूक में एक साड़ी रखी है जो पिछले साल मुझे मालकिन ने दी थी, तो वही साड़ी अपनी शादी में पहन लियो। नहीं माँ, मुझे अपनी शादी में लहंगा पहनना है सबकी तरह। लेकिन बेटी, तुझे तो पता है कि हमारे पास लहंगे खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, और वैसे भी इतनी ठंड में अगर तू लहंगा पहनेगी तो तू कहीं बीमार ना पड़ जाए। माँ, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं उसका इंतजाम कर लूंगी, आप बस शादी की तैयारियाँ कीजिए। ऐसे ही अगले दिन जब गजोधर कूड़ा चुनने जा रहा होता है तभी सुनैना उससे कहती है, पिताजी, अगर आपको कूड़ा चुनते समय कुछ बोरियां मिले तो आप उन्हें घर ले आइएगा। लेकिन बेटी, तू उन बोरियों का क्या करेगी? पिताजी, आप बस मेरे लिए बोरियां ले आइए, बाकी आपको कुछ दिनों में खुद पता चल जाएगा। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो। इतना कहकर गजोधर जब उस दिन कूड़ा चुनता है तो उसे कई सारी बोरियां मिलती है, जिसे वो अपने साथ घर ले आता है और सुनैना को दे देता है। ये ले सुनैना बेटी, तेरी बोरियां। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी। इतना कहकर सुनैना अपने मन ही मन सोचती है, बोरियां तो मुझे मिल गई, लेकिन अब मैं अपना लहंगा कैसे बनाऊंगी? मेरे पास तो सिलाई मशीन ही नहीं है। इतना सोचकर सुनैना उदास हो जाती है, और जब वो अगले दिन अपने काम पर जाती है तो उसका उदास चेहरा देखकर उसकी मालकिन उससे कहती है, अरे सुनैना, क्या बात है, आज तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अपनी मालकिन की बात सुनकर सुनैना उन्हें सारी बातें बताती है। उसी समय उसकी मालकिन उससे कहती है, सुनैना, तू मेरे साथ मेरे स्टोर रूम में आ। इतना कहकर सुनैना की मालकिन उसे स्टोर रूम में ले जाती है और कहती है, सुनैना, ये देख, ये सिलाई मशीन काफी दिनों से यहाँ पड़ी है, मैं तो इसे इस्तेमाल करती नहीं हूँ, इसलिए तू ऐसा कर, ये सिलाई मशीन तू ले जा, तेरा लहंगा सिलने में ये काम आएगा। और हाँ, ये कुछ गोटा पट्टी और कुछ मूर्तियाँ हैं, इन्हें भी तू ले जा, तेरे लहंगे पर लगाने के काम आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही खत्म कर दी। इतना कहकर सुनैना वो सिलाई मशीन लेकर घर आ जाती है और उस दिन से वो अपनी बोरी का शादी का लहंगा सिलना शुरू कर देती है। अरे सुनैना बेटा, ये तू क्या कर रही है? पिताजी, मैं इन बोरियों से अपनी शादी का लहंगा बना रही हूँ। माँ कह रही थी ना कि बाहर बहुत ठंड हो रही है, तो अब इस बोरी के लहंगे को पहनने से मुझे ठंड भी नहीं लगेगी और मेरी शादी में लहंगा पहनने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। और ऐसी ही दिन रात कड़ी मेहनत के बाद सुनैना अपनी बोरी का लहंगा सिलकर तैयार कर लेती है।
और उस लहंगे को गोटा पट्टी और मोतियों से बहुत ही सुंदर तरीके से सजा देती है। और कुछ ही दिनों में शादी का दिन भी आ जाता है और उस दिन काफी ठंड भी हो रही थी। इसलिए जब सुनैना अपनी बोरी का लहंगा पहनकर शादी के मंडप में आती है तो हर किसी की नजर सिर्फ उसके लहंगे के ऊपर ही होती है और हर कोई उसके लहंगे की ही तारीफ कर रहा होता है कि उसी बीच हिमाचल घूमने आए एक फैशन डिजाइनर कंपनी के मालिक की नजर जब सुनैना के लहंगे पर पड़ती है तो वो उसके पास जाकर उससे कहता है, सुनिए, आपने ये लहंगा कहाँ से लिया? क्योंकि मैंने तो आज तक बोरी का इतना सुंदर लहंगा और अनोखा डिजाइन कभी नहीं देखा। नहीं नहीं, ये लहंगा तो मैंने खुद बनाया है। क्या सच में? अरे, आपका ये बोरी का लहंगा तो बहुत ही अनोखा और यूनिक डिजाइन है। क्या आप मेरे लिए भी बोरी के ऐसे ही कुछ लहंगे बना सकती हो? इसके बदले में मैं आपको अच्छे खासे पैसे दूंगा और ये कुछ पैसे एडवांस में रख लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके लिए भी बोरी के लहंगे बना दूंगी। इतना कहकर सुनैना अपने ससुराल में ही रहकर बोरी के लहंगा सिलना शुरू कर देती है और उसके बोरी के लहंगे देखते ही देखते कुछ दिनों में बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं और सुनैना के पास बोरी के लहंगे सिलने के पहले से भी ज्यादा ऑर्डर आने लगते हैं और ऐसे ही देखते सुनैना भी अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है और उन पैसों से वो अपने ससुराल और अपने माता पिता की आर्थिक तौर पर मदद करती है। जादुई गुब्बारे का घर। रायपुर शहर के एक छोटी सी बस्ती में ज्योति अपनी माँ मनोरमा के साथ किराए के मकान में रहती थी। पिता के गुजर जाने के बाद ज्योति की मां ने ज्योति को पिता की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दी। घर का खर्चा और ज्योति की पढ़ाई के लिए मनोरमा खिलौने और गुब्बारे बेचने का काम किया करती थी। खिलौने बेचकर जो कुछ भी पैसे मिलते उन्हीं से उनका गुजारा चल पाता था। मनोरमा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो अपनी बेटी ज्योति को खूब पढ़ाना लिखाना चाहती थी। इसलिए मनोरमा अपनी बेटी ज्योति का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में कराई थी। दोनों माँ बेटी की जिंदगी अच्छे से चल रही थी। एक दिन मनोरमा खिलौने बेचकर घर वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी से मनोरमा का एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ज्योति अब बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। घर में जो भी राशन और थोड़े बहुत जमा पूंजी बची थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। ज्योति जैसे तैसे खुद को संभाल कर स्कूल गई। तभी क्लास टीचर ज्योति से कहती है, ज्योति 3 महीने हो गए, अभी तक तूने अपनी स्कूल की फीस जमा नहीं की। 2 दिन के अंदर फीस जमा करो, नहीं तो स्कूल से तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। मैम, मेरी माँ की मृत्यु हो गई और मेरे पापा भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। प्लीज मुझे स्कूल से मत निकालो, मैं पढ़ना चाहती हूँ। प्लीज मैम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे स्कूल से मत निकालो। ज्योति, अगर ऐसी बात है तो तुम कहीं सरकारी स्कूल में जाकर अपना एडमिशन ले लो। अगर तुम्हारे पास स्कूल की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है तो तुम स्कूल से बाहर जा सकती हो। तभी ज्योति की क्लास में पढ़ने वाली लड़की रिया बोलती है, अरे मैम, इसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है और तो और रहने के लिए इसके पास खुद का घर भी नहीं है। फिर ये गरीब स्कूल का फीस जमा कहाँ से करेगी? बेचारी कितनी गरीब है। ये सुनकर क्लास के सभी बच्चे ज्योति के ऊपर हंसने लगते हैं। ये सब देखकर ज्योति रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है। तभी वहाँ पर घर के मकान मालिक आते हैं और ज्योति से कहते हैं, अरे ओ मनोरमा की लड़की, जल्दी से मेरा घर खाली कर दे। 3 महीने से तूने कोई किराया नहीं दिया है। अंकल जी, आप तो सब जानते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं जब कमाऊंगी तो आपके सारे पैसे दे दूंगी। प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। अगर आप मुझे घर से निकाल दीजिएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? अच्छा, तो तूने मुझे पागल समझ रखा है। तू मुझे इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर देगी? तू जल्दी से मेरा घर खाली कर दे और किसी अनाथ आश्रम में जाकर रह ले। मकान मालिक ज्योति का एक नहीं सुनता और उसे घर से निकाल देता है। ज्योति के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था और वो एक बगीचे में जाकर बैठकर रोने लगती है। ज्योति को भूखे प्यासे 2 दिन बीत जाते हैं। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अब मैं क्या करूं? कहां से खाने के लिए लाऊं? भूख से परेशान होकर ज्योति खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है। तभी उसे एक होटल दिखाई देता है जहां कुछ लड़के लड़कियां साथ बैठकर खाना खा रहे थे। ज्योति उनके पास जाती है और बोलती है, सुनो बहन, मुझे थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है।
ज्योति की बातें सुनकर एक लड़का बोलता है, क्या खाना चाहिए तुझे? जी हाँ भैया, मुझे कुछ खाने को दे दो। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, चलो ठीक है, हम तुम्हें पेट भर खाने के लिए दे देंगे, लेकिन पहले तुम जरा हम लोगों को डांस करके दिखाओ। आज हमारा जन्मदिन है तो हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट करवाओ। बेचारी ज्योति भूखी प्यासी मजबूरी में उन लड़के लड़कियों के सामने नाचने लगती है। तभी वहाँ बैठी एक लड़की उठकर ज्योति को धक्का देती है, जिससे ज्योति जमीन पर गिर जाती है और वहाँ बैठे लड़के लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी एक लड़का बोलता है, अरे तुझे तो डांस करना भी नहीं आता, चल जा यहाँ से, अब तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। अरे रुको रुको, बेचारी 2 दिनों से भूखी है, इसे कुछ तो खाने के लिए दे दो। तभी वो लड़का ज्योति के आगे एक समोसा फेंकते हुए कहता है, ये ले, खा ले एक समोसा, तेरे लिए काफी है। अपनी बेइज्जती होता देख ज्योति वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी रास्ते में ज्योति के मामा दिलीप मिलते हैं और वो ज्योति से कहते हैं, अरे ज्योति, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? ज्योति अपने मामा दिलीप को सारी बातें बताती है। तभी ज्योति के मामा दिलीप ज्योति से कहते हैं, ज्योति, तुम्हारी बातों को सुनकर बहुत दुख हुआ कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे तो इस बात का खबर तक नहीं मिला, क्योंकि मैं अपने बिजनेस के सिलसिले से 2 महीने से शहर गया हुआ था। खैर छोड़ो तुम ये सब बातें, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे साथ ही रहना। दिलीप ज्योति को लेकर अपने घर जाता है। तभी ज्योति को देखकर गुस्से से ज्योति की मामी रूबी बोलती है, अरे तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? रूबी, जीजा जी तो हमें पहले ही छोड़कर चले गए थे और अब मेरी बहन भी इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए अब ज्योति हमारे साथ ही रहेगी। क्यों, हमारा घर क्या कोई अनाथ आश्रम है जो आप इसे यहाँ उठा कर ले आई हो? अभी कभी से जहाँ से लेकर आई हो वहाँ छोड़ कर आओ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रूबी? हम इसके मामा हैं। अगर इस मुसीबत में हम इसके काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा इसके? मैं कुछ नहीं जानती, इसे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। इसे चुपचाप जहाँ से लेकर आई हो वहाँ छोड़ कर आओ, वरना मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। अपनी पत्नी की बातें सुनकर दिलीप दुखी हो जाता है। ज्योति अपनी मामी की मुंह से ये सारी बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। चलते चलते ज्योति एक घने जंगल में पहुँच जाती है और भूख की वजह से जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। प्लीज कोई मेरी मदद करो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज मेरी मदद कर दो। तभी वहाँ से नैना परी गुजर रही थी और वो ज्योति की रोने की आवाज सुनकर सोचती है, अरे इतना घने जंगल में कौन रो रहा है? लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है, मुझे उसके पास जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर नैना परी ज्योति के पास आई और बोलती है, अरे तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम अपने घर का रास्ता भटक गई हो? मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगी। मेरा कोई अपना घर नहीं है और न ही मेरे माँ पिताजी हैं। मेरे माँ पिताजी की मृत्यु हो गई है। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, किसी से कुछ खाने को मांगो तो कोई मुझे खाने को नहीं देता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। ज्योति की बातें सुनकर नैना परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ज्योति से कहती है, अच्छा तुम पहले रोना बंद करो और पहले खाना खाओ। इतना कहकर नैना परी अपनी जादुई छड़ी से खाना प्रकट करती है और ज्योति पेट भर खाना खाती है। पेट भर खाना खाने के बाद ज्योति नैना परी का धन्यवाद करते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। मैं जहाँ कहीं भी किसी से मदद मांगने जाती थी सब मुझे डांट कर भगा देते थे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर नैना परी ने अपनी जादुई छड़ी से ज्योति के लिए एक गुब्बारा प्रकट करती है और ज्योति को देते हुए कहती है, ये लो ज्योति, जादुई गुब्बारा, इसे तुम कहीं किसी खुले स्थान पर ले जाकर रख देना, उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इतना कहकर नैना परी वहाँ से गायब हो जाती है। ज्योति फिर उस गुब्बारे को ले जाकर खाली स्थान पर रख देती है। देखते ही देखते वहाँ पर एक गुब्बारे का घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर ज्योति खुशी से झूम उठती है। ज्योति जैसे ही उस गुब्बारे घर के अंदर प्रवेश करती है वो चौंक जाती है, क्योंकि उस जादुई गुब्बारे घर के अंदर बहुत सारे धन दौलत और जरूरत का सारी चीज मौजूद थी। ज्योति ये सब देखकर बहुत खुश हुई और अपने आगे का जिंदगी हंसी खुशी उस घर में रहकर बिताने लगी। जादुई गुब्बारे घर से मिले पैसों से वो गरीब और असहाय लोगों की मदद करने लगी।
और अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोली और वो अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाने लगी। एक दिन ज्योति जब स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में उसके मामा मामी बैठे दिखाई देते हैं। रास्ते में अपने मामा मामी को बैठे देख ज्योति उनसे कहती है, अरे मामा मामी जी, आप दोनों ऐसे रास्ते पर क्यों बैठी हैं? क्या बताओ ज्योति बेटा, मेरे कंपनी में आग लग जाने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। कर चुकाने के लिए मुझे अपना घर तक बेचना पड़ गया और मुझे अपना सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। अजी, आप भी अपना दुख किस अनाथ को बता रहे हो? ये हमारी क्या मदद करेगी? मामा जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्योति के कहने पर उसके मामा और मामी उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज्योति का इतना सुंदर और बड़ा घर देखकर उसके मामा मामी हैरान रह जाते हैं। तभी ज्योति की मामी रूबी ज्योति से कहती है, अरे ज्योति, इतना बड़ा और इतना सुंदर घर ये कब और कैसे बनवाया तूने? तभी ज्योति अपने मामा मामी जी से सारी बातें बताते हुए कहती है, मामा जी, आप इस घर को अपना ही घर समझिए। आपको यहाँ जब तक रहना है रहिए, आपको इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी। ज्योति की बातें सुनकर उसके मामी रूबी को अपनी की का पछतावा होने लगता है और वो ज्योति से कहती है, ज्योति बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। जब तुम्हें हमारी जरूरत थी तब मैंने तुझे अपने घर में रहने से मना कर दिया और आज तूने हमें रहने के लिए अपने घर में जगह दिया। मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं मामी जी, मुसीबत में अपने ही तो काम आते हैं और आप तो मेरे अपने हो। फिर उस दिन के बाद से ज्योति अपने मामा मामी जी के साथ उस जादुई गुब्बारे घर के अंदर खुशी खुशी एक साथ रहने लगी।